प्रिय विद्यार्थियों, हमने वायु राशियों के बारे में पढ़ा, वायु दाब के बारे में पढ़ा, पवनों के बारे में पढ़ा जो स्थायी, अस्थायी, स्थानीय होती हैं। उसी के संदर्भ में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात साधारण तौर पर चक्रवात ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां न्यून दाब उपस्थित होता है, न्यून दाब के वो क्षेत्र होते हैं और जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर निकलते हैं वो दाब, वायु दाब बढ़ता जाता है। तो केंद्र के समीप न्यून वायु दाब होता है और जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं वो वायु दाब बढ़ता जाता है। और ये जो वायु दाब बढ़ता है केंद्र से बाहर की ओर, तो इनको हम समदाब जो रेखाएं होती हैं वो गोलाकार आकृति में होती हैं, अंडाकार आकृति में हो सकती हैं। तो सामान्यतः हम चक्रवात का नाम देते हैं जहां क्षेत्र विशेष में न्यून दाब का केंद्र हो और उसके बाहर जो वायु दाब है क्रमशः बढ़ता जाता है। प्रोफेसर स्ट्रेलर ने चक्रवात के बारे में अपने मत रखा और उन्होंने बताया कि एक चक्रवात एक ऐसा केंद्र होता है जिसके मध्य में निम्न वायु दाब स्थित होता है और उत्तरी गोलार्ध में वायु की जो दिशा होती है वो घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है और धरातल के निकट केंद्र की ओर गोलाकार आकृति में घूमती है। तो स्टेलर के अनुसार वायुदाब निम्न के जो क्षेत्र होते हैं वो चक्रवात होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत इनमें हवाएं चलती हैं। तो समदाब रेखाओं की एक विशेष व्यवस्था इन चक्रवातों में होती है और जो कि वर्ताकार होती है और इनके मध्य में न्यून भाग होता है और धीरे धीरे जब हम बाहर निकलते हैं तो वो वायुदाब बढ़ता जाता है। तो फलस्वरूप क्योंकि हम जानते हैं जो हवाएं होती हैं वो न्यून अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं, तो बाहर से केंद्र की ओर तीव्र गति से हवाएं इन चक्रवातों में चलती हैं, यानी परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल दिशाओं में ये हवाएं चलती हैं। तो सामान्य तौर पर जो चक्रवात होते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से इनको विभाजित कर सकते हैं, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में आते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत ये आते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ हम शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की अगर बात करते हैं तो ये चक्रवात दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं और इसका जो निर्माण होता है दो विपरीत दिशाओं से विपरीत गुणों और विपरीत स्वभाव की जो वायु राशियां होती हैं, वायु होती है, वो मिलने के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। तो यहां जैसे हम ठंडी हवाओं की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध से आती हैं, उष्ण हवाओं की बात करते हैं, वो भूमध्य रेखा से वहां पहुंचती हैं। तो ये जब हवाएं दो विपरीत स्वभाव और गुणों वाली जो हवाएं आपस में मिलती हैं तो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है और ये पछुआ हवाओं के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है, क्योंकि पश्चिमी जो पछुआ हवाएं हैं वो इस तरह से चलती हैं। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये इनमें हवाएं चलती हैं। तो इन चक्रवातों के कारण जो बादलों की उत्पत्ति होती है
अनुकूल परिस्थितियां अगर किसी क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं तो वहां पर वर्षा संपन्न होती है, जलवृष्टि होती है, हिमवृष्टि भी होती है। आकृति और विस्तार की अगर बात करते हैं, इनकी गति की अगर बात करते हैं तो इनका आकार गोलाकार, अंडाकार और वी शेप, वी अक्षर के समान इनका आकार होता है। और केंद्र से बाहर की ओर अगर जाते हैं तो वायुदाब में लगभग 10 से 20 मिलीबार का अंतर होता है और कभी कभी यह अंतर 35 मिलीबार तक देखने को मिलता है। तो चक्रवातों के आकार की अगर हम बात करते हैं, विस्तार की बात करते हैं, तो सामान्यतः ये 160 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर तक इनका विस्तार पाया जाता है। और गर्मियों में अगर इनकी गति की बात करते हैं तो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्रवात चलते हैं और सर्दी में लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्रवात, ये इनमें जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं। क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, लेकिन ये हवाएं जब केंद्र की ओर चलती हैं तो सीधी नहीं पहुंचती हैं। ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, रगड़ के कारण ये समदाब रेखाएं 20 से 40 डिग्री के कोण पर ये काटती हैं, तो सीधी ये हवाएं आपस में नहीं मिलती हैं। तापमान की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं और भूमध्य रेखा से गर्म हवाएं आती हैं, जिसके कारण से उत्तरी जो भाग होता है वो ठंडा होता है, कम तापमान होता है, जबकि दक्षिणी जो भाग होता है वो अधिक तापमान लिए होता है। और चक्रवातों का जो तापमान की अगर हम बात करते हैं तो ये तापमान ऋतुओं के अनुसार इन चक्रवातों के जो तापमान है वो बदलते रहते हैं। इनके क्षेत्र और मार्गों की अगर बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण ये क्षेत्र हैं। एशिया के पूर्वी तट की अगर बात करते हैं, जापान जो ओखोटस्क सागर है वहां चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है एल्यूशियन द्वीप समूह के आसपास ये चक्र जाकर समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। दूसरा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहां शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और पश्चिमी यूरोप का जो तटीय क्षेत्र है वहां जाकर ये विलीन हो जाते हैं, आइसलैंड और पश्चिमी यूरोप के पास। तीसरा जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में तो पूर्व की ओर प्रभावित होते हैं और बारिश करते हुए शीतकाल में भारत का जो मैदानी भाग है वहां तक ये पहुंचकर वर्षा कर विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। जब हम इन चक्रवातों की प्रकारों की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से गतिज चक्रवात, तापीय चक्रवात और उप चक्रवात। तो चूंकि हम गतिज चक्रवात की बात करते हैं तो सामान्य शीतोष्ण चक्रवात होता है उसको हम गतिज चक्रवात देते हैं, चक्रवात का नाम देते हैं। ठंडी और गर्म जो वायु राशि है उनके मिलने के कारण इनका नाम हम गतिज चक्रवात के नाम से इनको जानते हैं। तापीय चक्रवात की अगर बात करते हैं तो ताप के कारण हवा तीव्र गति से ऊपर उठती है, ऐसे चक्रवातों को हम तापीय चक्रवात का नाम देते हैं। और उप चक्रवात मुख्य चक्रवात के विलीन होने के बाद में जो वाताग्रह पीछे छूट जाते हैं, ठंडी हवा गर्म सागर के ऊपर चलने के कारण इनकी उत्पत्ति होती है, तो इस कारण इसको हम उप चक्रवात का नाम देते हैं। शीतोष्ण चक्रवात में हम मौसम और अगर वर्षा की बात करते हैं तो चक्रवात आने से पहले मौसम शांत होता है और सूरज और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल या आभा मंडल का निर्माण हो जाता है। तीव्र गति से ये बारिश संपन्न करते हैं। उष्ण वर्तांश के गुजर जाने पर शीत वाताग्र आ जाता है और तापमान गिरने लगते हैं, और शीत वाताग्र के आगमन पर मूसलाधार बारिश होती है, तड़ित झंझा के साथ बारिश होती है, बिजली चमकती है, और जैसे ही शीत वर्तांश गुजरता है मौसम
वापस साफ हो जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसके उत्पत्ति के संबंध में बर्कनीज ने 1914 और 1918 में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसको कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इसको मानते हैं, क्योंकि ये 1914 और 1918 में बर्कनीज ने दिया। और ध्रुवीय जो वाताग्र सिद्धांत है, इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति की विभिन्न अवस्था के माध्यम से इन्होंने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को समझाया। जैसे आरंभिक जो अवस्था होती है, शीतल और उष्ण वायु एक दूसरे के समानांतर बहती है और बीच में वाताग्र, जब ये मिलती हैं तो यहां शीत वायु और उष्ण वायु, यहां वाताग्र का निर्माण होता है। और यहां पर जैसे ही तीसरी अवस्था में आते हैं, ये वी शेप में अपना आकार लेता है और यहां शीत वायु प्रभावी होती है और उष्ण वायु को ऊपर की ओर धकेलती है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो शीत वाताग्र प्रभावी होता है और उष्ण वाताग्र धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। और अगली स्टेज में यहां पर अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है और धीरे धीरे यहां शुष्क वाताग्र का निर्माण होता है। और जैसे ही हम अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, उष्ण वायु राशि का धरातल से संपर्क टूट जाता है और मौसम साफ हो जाता है। तो इस प्रकार बर्कनीज ने ध्रुवीय जो वाताग्र सिद्धांत हमारे सामने रखा, वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें इन्होंने दिया। और इन चित्रों के माध्यम से इस सिद्धांत को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसके बाद में हम प्रति चक्रवातों की बात करेंगे, जो इसके ठीक विपरीत होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध जो चक्रवात होते हैं उसके ठीक विपरीत प्रति चक्रवात होते हैं, उनकी हम आगे का जो वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।